नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारी सरकार भू कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर, चूँकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, योग नगरी ऋषिकेश में सशक्त भू कानून की मांग को लेकर एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। यह रैली पूरी तरह से गैर राजनीतिक रही, जिसमें महिलाओं और युवाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। रैली में आए प्रतिभागियों ने राज्य में भू सुधार कानून को सशक्त बनाने के साथ साथ अवैध जमीन खरीद और नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उत्तराखंड मांगे भू कानून की शुरुआत IDPL हॉकी मैदान से हुई, जहां पर हजारों लोग इकट्ठा हुए। मैदान से लगभग 12 किलोमीटर लंबी रैली त्रिवेणी घाट तक निकाली गई। रैली में भाग लेने वाले ज़्यादातर लोग उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। विशेष रूप से महिलाओं ने पारंपरिक पहनावे के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर लोग सशक्त भू कानून की लगातार निरंतर मांग करते आ रहे हैं। इस रैली का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करना, जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना रहा है। भू कानून के साथ साथ प्रदेश के लोगों द्वारा 1950 से मूल निवास प्रमाण पत्र देने की अब आइए इसकी भीड़ रैली में युवाओं और महिलाओं की भारी भागीदारी देखी गई। इस जनसैलाब ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अब जनता भू कानून को लेकर गंभीर है और इसे जल्द लागू किया जाना चाहिए। रैली में शामिल लोगों ने कहा है कि यह आंदोलन सिर्फ जमीन के अधिकारों को लेकर नहीं, बल्कि राज्य के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए भी है। दरअसल उत्तराखंड एकमात्र हिमालयी राज्य है जहां राज्य के बाहर के लोग पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि भूमि गैर कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद सकते हैं। वर्ष 2000 में राज्य बनने के बाद से अब तक भूमि से जुड़े कानून में कई बदलाव किए गए हैं और उद्योगों का हवाला देकर भू खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। लोगों में गुस्सा इस बात पर है कि सशक्त भू कानून नहीं होने की वजह से राज्य की ज़मीन को राज्य से बाहर के लोग बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं और राज्य के संसाधन पर बाहरी लोग हावी हो रहे हैं, जबकि यहाँ के मूल निवासी और भूमिधर अब भूमिहीन हो रहे हैं। इसका असर पर्वतीय राज्य की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और पहचान पर पड़ रहा है। दरअसल साथियों, आपको बता दें कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर और पौड़ी के यमकेश्वर के कुछ क्षेत्रों में ज़मीनों की खरीद कर लैंड बैंक बनाया गया है। गढ़वाल में श्रीनगर से आगे अलकनंदा और मंदाकिनी घाटी, बद्रीनाथ, केदारनाथ की ओर व्यावसायिक फ़ायदे वाली सारी ज़मीन बिक चुकी है। ज़्यादातर होटल और रिसोर्ट खोले जा चुके हैं बाहरी व्यक्तियों के द्वारा। अलग अलग राज्यों में ज़मीन को लेकर अलग अलग नियम हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक हिमालयी राज्यों ने अपनी ज़मीनें सुरक्षित की हैं। सिर्फ उत्तराखंड ही एकमात्र राज्य है जहां कोई भी आकर ज़मीन खरीद सकता है और अपने व्यावसायिक केंद्र स्थापित कर सकता है। मौजूदा धामी सरकार ने भी एक तरफ कानून में ढील दी है, वहीं
भू सुधार के लिए एक समिति भी गठित की है। इस समिति ने वर्ष 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सख्त भू कानून लाने के लिए सुझाव दिए गए, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद अभी तक कुछ बदला नहीं है। इन 50-60 सालों में कितनी कृषि योग्य भूमि का इस्तेमाल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया गया, इसके आंकड़े न तो सरकार के पास है और न ही हमारे पास है। भू कानून के लिए महिलाओं द्वारा भी सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया गया है। जी, हम चाहते हैं कि सरकार हमारा भू कानून 1950 और मुद्दा है हमारे पहाड़ के लोगों को, हमारे मूल निवासियों को जो यहाँ पे 30 साल से रह रहे, 50 साल से रह रहे, उनको उनका भू स्वामी मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फर्जी प्रमाण पत्र बना के वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं है, नौकरियां उनके लिए हैं, और जितने भी हमारे संसाधन वो लोग यूज कर रहे हैं। जगह जगह रिजॉर्ट खोले गए हैं, जगह जगह जंगलों में होटल खोले गए हैं, और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति भी खराब हो रही है। इसलिए हम इस भू कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग 1 महीने से हम लोग लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, सबको जागरूक कर रहे हैं। हमारा काफी सारी रैलियां हो चुकी है, हमारी गैरसैंण में हुई, देहरादून में हुई, डोईवाला में हुई, हल्द्वानी में हुई, और मुझे लगता है कि वो टीम तो हमारी हाई है, लेकिन लोकल जो टीम है हमारी, बहुत बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि हम लोग लोगों के बीच में गए, जब पर्चे बांट रहे थे, हम सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे रात तक हम लोग पर्चे बांटते थे, तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था, और बहुत दर्द है लोगों को, पीड़ा है लोगों के अंदर। इसलिए सब लोग आएंगे, कितनी शक्ति में आएंगे, बहुत सारी संख्या में आएंगे। रोजगार हमारे छीन और हमारी जमीन में चल गई, अब हमारी संस्कृति पर भी चोट चुका हो। तो आज हम लोग वे प्रतीक का वास्ते हम लोग अपने पारंपरिक देश को कमाया था। ये हमारी पूरी टाइम से और पूरी मातृशक्ति आई है। उत्तराखंड के लोग हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी सशक्त भू कानून की लगातार मांग कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि हिमाचल के भू कानून में ऐसे क्या प्रावधान हैं। दरअसल हिमाचल में ज़मीन खरीद का टेनेंसी एक्ट लागू है। इस एक्ट की धारा 118 के तहत कोई भी गैर हिमाचली व्यक्ति हिमाचल में ज़मीन नहीं खरीद सकता है। अगर आप गैर हिमाचली हैं तो हिमाचल में ज़मीन खरीदने के लिए आप राज्य सरकार की इजाज़त के बाद यहाँ गैर कृषि भूमि खरीद सकते हैं। मैंने शुरू से कहा है कि भू कानून जनरल गंगूली के मुख्यमंत्री के काल में एक आदर्श कानून बना था। यदि उसमें कुछ बदलाव हुआ है तो नई जरूरतों के हिसाब से उसे ठीक करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो जनसांख्यिकी के परिवर्तन हो रहा है और जो एक प्रकार से यहाँ की संस्कृति को ही खत्म करने की दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं कुछ लोग, तो उस पर कहीं न कहीं नियंत्रण होना चाहिए और यहाँ की जो पावनता है, पवित्रता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। और बार बार ये बोलना कि बाहरी, मुझे लगता है कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ बाहरी के बजाय यहाँ के लोकल उसको अस्तित्व को ठीक से रखा जाए, बोलना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के लोग सारे देश में हैं और इसलिए हर एक बात को ठीक से सही शब्दों में बोलना चाहिए, ताकि यहाँ की हमारा सांस्कृतिक परिवेश भी बना रहे और दुनिया की नजरों में यह नहीं जाए कि हम इतने छोटे दिल के हैं कि किसी को अपनाने को तैयार नहीं आएंगे, कि क्यों लोग केदारनाथ बद्रीनाथ आएंगे, क्यों कहाँ आएंगे। इसलिए विषय को मैंने कहा कि आप इसको इस ढंग से रखें कि जिससे ये न लगे कि हम संकीर्ण प्रवृत्ति के हैं, ये विषय सामने उसी ढंग से इसका हल होना चाहिए।
तो क्या चकबंदी को लेकर के आप किस तरीके हमने चकबंदी तो तब होगी, पहले लैंड सेटलमेंट तो पता ही नहीं पहाड़ों में तो किसको जमीन में खेत मेरा कौन है, मेरे भाई का कौन है, चचेरे भाई का कौन है, एक गोल खाते सब के अंदर है। इसलिए सबसे पहले लैंड सेटलमेंट है। जो बंदोबस्त की बात आप कर रहे हैं वो किस तरीके से होनी चाहिए? देखिए, बंदोबस्त में सरकार हर एक इंच जमीन नापती है और उसके बाद कितनी जमीन, भूमिधर कितने हैं, और उसमें से भूमिधर में भी दो किस्म के लोग हैं, जो संक्रमणी है अर्थात वो बेच सकते हैं, दूसरे ऐसे भूमिधर अधिकार तो है उनका और बेच नहीं सकते, असंक्रमणी है। ऐसे ही अनेक किस्म की जमीनें हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लोगों को अपने बागवान लगाने के लिए, बगीचे लगाने के लिए खूब जमीन दी गई। चंपा तो लगभग उसी बागान पर भी बना हुआ है, तो उसके लोग ने या तो घर बना दिए हैं या फिर जो है वो बंजर पड़े हैं। तो इसीलिए अनेक इस प्रकार की अनेक जमीनें हैं और एक बार ठीक से भले 2 साल 3 साल लगेगा। ये जो लैंड सेटलमेंट है, बंदोबस्त है, ये एक दिन में नहीं होता, 1 साल में भी नहीं होता, इसमें 2-3 साल लगते हैं। यूपी के जमाने में 4 साल लगे थे। तो ये छोटा राज्य है, अगर कर्मचारी बढ़ा देंगे तो ये बात भी ये चीज आज सामने आ जाएगी। तो मुझे लगता है उसके बाद चाहे हम ये जो चकबंदी कह रहे हैं वो करें, चाहे और नियम बनाना चाहे तो सुविधा हो जाएगी। भू कानून की मांग को लेकर उत्तराखंड में आंदोलन जगह जगह पर हो रहे हैं। लगातार प्रदेश की महिलाएं हों, युवा हों या फिर वृद्ध हों, वो लगातार सशक्त भू कानून की मांग को लेकर प्रदेश की धामी सरकार को भी घेरे हुए हैं। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भू कानून लाने की बात कही। आइए आप भी सुनिए। भू कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप, इस पर चूँकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है। और इसके अनुरूप एक बृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। और जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे अनेक मामले ऐसे थे और जिन मामलों पर फैसले नहीं हो पा रहे थे, उन सभी मामलों पर हमने फैसले भी लिए हैं। चुनौतीपूर्ण मामले रहे हों, उनका भी निस्तारण किया है, हमारी ही सरकार ने किया है। उसी प्रकार में आप सबके माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो उत्तराखंड में है और देश दुनिया के किसी भी कोने में, हम इस भू कानून के मुद्दे को, इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं है। हम सबकी भावनाओं के अनुरूप, सबकी संभावनाओं के अनुरूप, सारे हमारे पक्षों से वार्ता करने के बाद सभी जो विशेषज्ञ हैं अनेक विषयों के, उन सब का परामर्श लेकर हम इस पर भी काम करेंगे और इस पर भी निर्णय लेंगे। मूल निवास व भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी द्वारा भी उत्तराखंडियों से प्रदेश में भू कानून के लिए बुलंद आवाज करने का आह्वान किया गया। आप भी देखिए। नमस्कार, मैं मोहित डिमरी। साथियों, मूल निवास और भू कानून को लेकर 29 सितंबर को ऋषिकेश में एक स्वाभिमान महारैली होने जा रही है और इससे पूर्व आज एक बार फिर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपना बयान दिया है। यह पहली बार नहीं है जब उनका बयान भू कानून को लेकर आया हो। जब जब उत्तराखंड में महारैलियां होती हैं, उससे पूर्व मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हम मजबूत भू कानून ला रहे हैं, लेकिन आज तक सशक्त भू कानून की दिशा में सरकार बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी है। हम तो उम्मीद कर रहे थे
गैरसैंण में जो विधानसभा सत्र हुआ वहां पर मजबूत भू कानून आएगा, मूल निवास 1950 को लेकर विधेयक पारित होगा। लेकिन वहां पर जब हमने देखा मंत्री विधायकों ने अपने वेतन भत्ते बढ़ाए, लेकिन मजबूत भू कानून और मूल निवास 1950 की बात नहीं हुई। आप देखिए कौन वो सरकार थी जिस सरकार में भू कानून को कमजोर किया गया। त्रिवेंद्र सरकार में 2018 में एक ऐसा काला कानून लाया गया, एक ऐसा काला भू कानून लाया गया जिसने जमीनों की लूट के सारे रास्ते खोल दिए। और 2022 में धामी जी की ही सरकार में जमीनों को लेकर एक और काला कानून लाया गया। तो दोनों सरकारों में जिस तरह की कानून इस राज्य में आए हैं उससे हमारी जमीनें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह गई हैं। भू कानून को लेकर सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। आज तक क्यों नहीं उस रिपोर्ट को जनता के बीच सार्वजनिक किया गया? जनता को भी बताया जाए कि उस कमेटी में आखिर ऐसा है क्या वास्तव में जो रिपोर्टें हैं वो जनता के पक्ष में है या भूमाफिया के पक्ष में है? जनता को भी इस बारे में पता चलना चाहिए। हम चाहते हैं सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, इसी के बाद कोई भी विधेयक पारित करे। मूल निवास 1950 और भू कानून को लेकर ऋषिकेश में लोगों का जन सैलाब उमड़ने पर सरकार भी एक्टिव हो गई है। लोगों की भावनाओं को देखते हुए महारैली के बाद सरकार की तरफ से वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बयान जारी कर कहा है कि लोगों की भावनाओं के अनुसार ही भू कानून में संशोधन किए जाएंगे। आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल संवाद लाइव। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।